हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं सफर 16वीं सदी का चैप्टर 35। राजकुमार विक्रम के कहे अनुसार सिया और राजकुमार विक्रम छुपकर लोगों को शिक्षा देने का काम करने लगे थे। राजकुमार विक्रम सिया से कहते हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वह उच्च अधिकारियों को पसंद नहीं आएगा। मैं सबके सामने तुम्हारा खुलकर सहायता नहीं कर सकता। इससे हम लोगों की नजरों में जल्दी आ जाएंगे। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम मुसीबत में फंस जाओगी। इसलिए हमें जो भी करना है वह छुपकर करना होगा और किसी की नज़रों में आए बिना इस बात को कम से कम लोगों तक पहुंचाना और कोशिश करना होगा कि हमारे बारे में किसी को भी कुछ पता न चले। अच्छा काम करने के बावजूद हमें छुपकर रहना होगा ताकि हम और हमसे जुड़े लोग मुसीबत में ना फंसे। इसके बाद वह लोग उन लोगों की पहचान में जुट जाते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन गरीबी और भ्रष्टाचार के कारण पढ़ नहीं पा रहे। इस लिस्ट में सिया सबसे पहले सोनू को रखती है। इसके बाद वह सोनू से यह जानने की कोशिश करती है क्या उसके कुछ दोस्त भी पढ़ना चाहते हैं। सोनू उन्हें बताता है उनका एक दोस्त जिसका नाम गोलू है वह भी पढ़ना चाहता है। गोलू से जब इस बारे में बात की जाती है वह भी हाँ कह देता है, लेकिन यह कहते हुए मना कर देता है कि उसके माता पिता को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वह लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वह पढ़े। सिया गोलू से कहती है कि तुम सोनू के साथ खेलने के बहाने हमारे पास आना और हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बहुत मना करने के बाद गोलू मान जाता है और पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह सिया के पास उसके 2 शिष्य हो जाते हैं। वह उन दोनों को पढ़ाने लग जाती है। एक दिन लक्ष्मी सोनू को पढ़ते हुए देख लेती है। उससे पूछने पर सोनू झूठ बोल देता है कि वह खेल रहा था, लेकिन लक्ष्मी को शक हो चुका था। वह सोनू का पीछा करती है तो उसे पता चल जाता है कि सिया सोनू को पढ़ा रही है। लक्ष्मी सिया को सोनू को पढ़ाने से रोकती है और कहती है इससे आप मुसीबत में फंस सकती हैं। लेकिन सिया एक नहीं मानती और वह लक्ष्मी से कहती है मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी पढ़ो। शिक्षा लड़कियों और लड़कों दोनों बच्चों के लिए जरूरी है। लेकिन लक्ष्मी यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कौन सा कहीं काम करना है। वह सिया की एक नहीं सुनती और अपने काम पर चली जाती है। सिया सोनू और गोलू को पढ़ाने में लगी थी। तभी एक दिन गोलू की माँ गोलू को पढ़ते हुए देख लेती है। वह सिया पर बहुत गुस्सा होती है और गोलू को मारते पीटते हुए वहाँ से ले जाती है। यह देखकर सिया को बहुत दुख होता है। सोनू सिया से कहता है आप दिल छोटा ना कीजिए दीदी, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन लोगों को आपकी अच्छी नीयत का पता चलेगा। यह सुनकर सिया को मन में कुछ शांति मिलती है और वह अभी भी अपने काम में लगी थी। लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह काम उसे छुपकर करना पड़ता था। सैनिकों की नजरों में आते आते ही वह कई बार बची थी, इसलिए वह अपने चेहरे को ढककर और बांधकर रखती थी। एक दिन काकी को भी इस बारे में पता चल जाता है। वह सिया से गुस्सा करती है और कहती है अगर किसी को यह पता चल गया कि तुम सोनू को पढ़ा रही हो तो तुम्हारे साथ साथ सोनू को भी सजा मिलेगी। तुम अच्छे से जानती हो गरीबों को शिक्षा ग्रहण करना मना है, फिर भी तुम यह काम कर रही हो। क्यों तुम किसी की नहीं सुनती? तुम्हें जो मन करता है तुम वही करती हो, लेकिन कृपया करके इस बार मेरे बच्चों को इसमें मत घसीटो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी भी मुसीबत में फंसे और मैं तुम्हें भी सलाह देना चाहती हूँ तुम भी इन सब विचारों को त्याग दो। लोगों का भला करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? कहीं ऐसा न हो भलाई के चक्कर में तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओ। इतना कहकर काकी भी सोनू को खींचकर कमरे में ले जाती है। सोनू चिल्लाते हुए जाता है माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने दो, मैं दबा कुचला नहीं रहना चाहता। सिया दीदी जो कर रही है अच्छा कर रही हैं, मुझे उन पर विश्वास है। लेकिन काकी एक नहीं सुनती और सोनू को थप्पड़ मारते हुए उसे चुप कराने लगती है। यह सब देखकर सिया को बहुत दुख होता है। वह बेचारी वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगती है और मन ही मन कहती है लोग मेरी सही और अच्छी नीयत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उस शोषण को खत्म करने के लिए शिक्षा जरूरी है। यहाँ लोग शिक्षा के महत्व को क्यों नहीं समझ रहे? इतना कहकर सिया रोती है। कुछ देर में चीकू वहाँ आता है और उसे हिम्मत बांधते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम जिस रास्ते पे चल रही हो वह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब तुम्हें रोने का क्या मतलब? तुम जिस काम में लगी हो उसे करती रहो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। मुझे पता है तुम जो भी फैसला कर लेती हो उसमें कामयाब जरूर होती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चीकू के इतने समझाने के बाद सिया का मन खुशी से भर उठता है। वह चीकू से कहती है तुम जब इतनी अच्छी बातें कर लेते हो तो तुम पढ़ते क्यों नहीं चीकू?
चीकू भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और वह भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर राजकुमार विक्रम भी 2 छात्रों को लेकर आ जाते हैं और सिया से कहते हैं इन्हें भी पढ़ना है। इनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। सिया का हौसला बढ़ते ही जा रहा था। गोलू सोनू से भी बातें नहीं करता। अपनी माँ की मना करने के बाद और मार खाने के बाद गोलू डर चुका था। अगली बार से गोलू खेलने भी नहीं आता। यह देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे कारण सोनू और गोलू की दोस्ती टूट गई। वह बेचारी दुखी मन से एक कोने में बैठ जाती है। सिया का लटका हुआ चेहरा देखकर सोनू को समझ में आ जाता है कि सिया किस बात को लेकर दुखी है। वह उसे समझाता है, दीदी आप दुखी ना हो, मेरे और गोलू की दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। वह अपनी माँ के डर से कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप जो कर रही थी बिल्कुल सही कर रही थी। आप अपना मन छोटा ना करिए और जिस काम को कर रही हैं उसे करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा और आपके नेक विचारों के बारे में उन्हें समझ आएगा। यह सोचकर सिया का मन आत्मग्लानि से बाहर आता है। अगले दिन सिया बच्चों को पढ़ाने लगती है। उसी दौरान उसका ध्यान बच्चों की किताब और पेंसिल के ऊपर जाता है। वह लोग स्याही में डुबो कर पढ़ाई कर रहे थे, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी उन लोगों को पढ़ने में। सिया मन में सोचती है, अगर इन बच्चों के पास कॉपी के साथ पेन या पेंसिल होता तो इन्हें पढ़ने में काफी आसानी होती और कॉपियों को सहेज कर रखना भी काफी आसान होता, क्योंकि हमें लोगों की नज़र बचाकर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। किसी के अचानक आ जाने के बाद स्याही को छुपाना काफी मुश्किल हो जाता है। मुझे इन बच्चों की सहूलियत के लिए पेंसिल या पेन का इंतजाम करना होगा, लेकिन यह सब मुमकिन नहीं, क्योंकि इस सदी में तो अभी पेंसिल या पेन का आविष्कार हुआ ही नहीं। मुझे कुछ तो करना होगा। अचानक सिया को यह ध्यान आता है कि उसके पास तो मोबाइल है। वह उसके जरिए यह जान सकती है कि इस सदी में पेंसिल या पेन को खुद कैसे तैयार किया जा सकता है। वह अपने इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। वह मोबाइल पर पेंसिल को अपने हाथों से तैयार करने का तरीका जान लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, चलो इस टाइम ट्रेवल वाले किस्से के बीच यह काम तो अच्छा हुआ कि मेरा मोबाइल इस सदी में भी चलता है, वरना पता नहीं इस सदी में मैं कैसे सरवाइव कर पाती। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चमत्कार हो कैसे सकता है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे इस समय में भेजा गया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे अभी तक यहाँ आने का मकसद समझ नहीं आया। पता नहीं मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है और मैं अपने समय में कैसे जा पाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ अपने कर्म को करती रहूंगी। शायद इसी के जरिए मुझे कोई रास्ता मिल जाए। फिलहाल अभी मुझे चलना होगा और पेंसिल को तैयार करने के लिए कुछ सामान की जरूरत है। वहाँ मैं जाकर बाजार से ले आती हूँ। मुझे आने में शायद शाम हो जाएगी। इतना कहकर सिया सोनू को बताकर चली जाती है कि उसे कुछ जरूरी सामान लेने बाहर जाना होगा, इसलिए तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। सिया के जाने के लगभग 1 घंटे बाद सोनू देखता है गोलू रोते हुए उसके पास आ रहा है। सोनू के पूछने पर गोलू क्यों रो रहा है, गोलू बताता है, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक सांप ने काट लिया है। उनकी दवाई के लिए मैं जा रहा हूँ। माँ पिताजी के पास है, बहुत रो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और रोते हुए जाने के लिए आगे बढ़ता है। इतना सुनकर सोनू गोलू से कहता है, तू अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। गोलू सोनू से कहता है, लेकिन तू मेरे साथ क्यों जाएगा? मैं तो तुझसे अब बात भी नहीं करता। सोनू गोलू से कहता है, अरे बात नहीं करता तो ना सही, पर तू मेरा दोस्त है। दोस्ती में एक दूसरे का साथ निभाना, यही तो दोस्ती है। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अब चल, ज्यादा समय बर्बाद मत कर, हमें देर हो रही है। इतना कहकर दोनों दोस्त जल्दी जल्दी दवाई लेने वैद्य जी के पास पहाड़ी पर चले जाते हैं। वैद्य जी गोलू को 5 पुड़िया बनाकर दवाइयाँ देते हैं और वह उसे खाने का तरीका भी समझा देते हैं। इसके साथ ही सोनू अपने हाथों से दवाइयों की पर्ची पर उन्हें खाने का समय भी लिख लेता है, ताकि बाद में वह भूल न पाए। घर वापस आकर गोलू अपनी माँ को दवाई देने लगता है। वह बेचारा हड़बड़ाहट में दवाई खाने का सही तरीका समझ नहीं पाता। वह भूल चुका था। वह अपनी माँ से डरते हुए बताता है, माँ मैंने हड़बड़ाहट में वैद्य जी की ठीक से बातें नहीं सुनी। मुझे इतना डर लग रहा था पिताजी के बारे में कि मेरा पूरा ध्यान पिताजी की तबीयत पर ही था और मैंने ठीक से उनकी बातें नहीं सुनी। माँ परेशान होकर गोलू से कहती है, क्या तुम यह कह रहे हो? बोलो, अब मैं तुम्हारे पिताजी को सही तरीके से दवाई कैसे दूं? कहीं देर ना हो जाए, इतना समय हो गया है। वैद्य जी का आश्रम भी बहुत दूर है, दोबारा उनसे पूछने में बहुत देर हो सकती है। तभी पीछे से सोनू
गोलू से कहता है, चिंता मत करो, मैंने दवाई को खाने का सही समय और तरीका पुड़िया पर लिख दिया है, उन्हें ध्यान से देखो। मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। मैं भी हड़बड़ाहट में दवाइयों को खाने का तरीका समझ नहीं पाता। उस समय तो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो मैं पुड़िया पर निशान लगाता था। लेकिन इस बार जब वैद्य जी ने हमें दवाइयों के बारे में बताया, मैंने उस समय इस पर लिख दिया था। फिर वह गोलू की माँ को बताता है कि वह दवाई को कैसे खा सकते हैं। इसके बाद सोनू काकी को दवाई देने का तरीका बताकर वहाँ से जाने लगता है। काकी सोनू को पकड़कर उसका धन्यवाद करती है और उसे माफी मांगती है। वह गोलू से कहती है, आज के बाद तुम सोनू से दोस्ती कभी मत तोड़ना। सोनू खुश होकर अपने घर आ जाता है। काकी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चैप्टर 37। इधर सिया पेंसिल बनाने के लिए बाजार से स्याही और कुछ जरूरी सामान लेने जाती है। साथ ही उसे बच्चों के लिए कुछ किताबें और कॉपियां भी पसंद आ जाती हैं। वह उन्हें भी ले लेती है, लेकिन इतना ज़्यादा सामान उसके पास हो जाता है कि वह आसानी से सैनिकों की नज़र में आ जाती है। सैनिक उसे रास्ते में रोककर पूछने लगते हैं, वह इतने सारे स्याही, कॉपियाँ और किताबों का क्या करेगी? क्या उसके घर में कोई ऐसा अधिकारी है जिसे इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है? बेचारी सिया से कोई बहाना नहीं बन पाया। फिर भी वह कुछ बहाना बनाकर सैनिकों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। वह भी बात कर ही रही होती है कि तभी एक सैनिक उससे पूछता है, तुम्हारा चेहरा मुझे देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा लगता है मानो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और क्या करती हो? एक साथ इतने सारे सवालों को देखकर सिया अब परेशान होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता वह इन सैनिकों को बेवकूफ़ कैसे बनाए। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वह सैनिकों की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाती है। सैनिक अपनी आंखों को मलते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। वह उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। सिया अपने सामान को लिए बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, पर सैनिकों की नजरों से खुद को बचाने के लिए पास ही एक मंदिर में आरती हो रही थी। शायद वहां किसी उच्च अधिकारी के घर के लोग पूजा करने आए थे। अब सिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपने सामान को छुपाते हुए मंदिर में घुस जाती है और औरतों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। उसे डर था सैनिक उसे तलाशते हुए कहीं मंदिर में ना आ जाए, इसलिए वह धीरे से अपने सामान को नीचे छुपा देती है और हाथ जोड़कर माता के मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर में वहाँ पूजा शुरू हो जाती है। आरती करने के लिए पंडित जी जैसे ही बाहर आते हैं, अचानक पंडित जी के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वह उस अधिकारी के डर से कुछ नहीं कहते। उन्हें डर था कि अधिकारी को नाराज करने के बदले कहीं उन्हें कोई सजा न मिल जाए, और आरती होना भी काफी जरूरी था। आरती का समय बीता जा रहा था, क्योंकि यह आरती कराने के लिए स्वयं राजमाता अपने पोते राजकुमार रणविजय के साथ आई थी। यह पूजा राजकुमार रणविजय के लिए उनके गृह दोषों को खत्म करने के लिए की जा रही थी, और इस पूजा में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता था। पंडित जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी जान बचाने के लिए आरती की थाली सिया के हाथों में पकड़ा देते हैं। सिया को कुछ समझ नहीं आता पंडित जी ने उन्हें आरती की थाली क्यों दी है। वह पंडित जी से पूछती है, पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस पूजा को यहाँ करने नहीं आई हूँ और मैं इन लोगों के परिवार की नहीं हूँ। इतना कहना था कि बस पंडित जी सिया की बातों को बीच में रोककर कहते हैं, और तुम्हें ही आरती करनी होगी, मैं आरती करने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा होगा कि तुम भी मना मत करो, वरना सजा के पात्र बनोगी। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से धीरे से सरक लेते हैं। सिया जैसे ही पंडित जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करती है और पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ राजकुमार रणविजय अपनी दादी के साथ खड़े थे। राजकुमार रणविजय को वहां देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बेचारी डर जाती है कहीं राजकुमार रणविजय उसे पहचान न ले। अब सिया के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, उसे आरती करनी थी। लेकिन सिया तो थी 22वीं सदी की लड़की, उसने तो कभी आरती गाई नहीं थी। हाँ, कभी कभार मौसी के कहने पर वह दिया बाती कर दिया करती थी, लेकिन भजन कीर्तन उसने कभी नहीं किया था। आज भला कैसे करती। बेचारी की सांसें मानो गले में अटक गई थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर उसके मुंह से आज भजन नहीं निकला तो उसके बाद कुछ और निकलने की हालत में नहीं होगी। यहाँ सिया की जान बचाता है उसका मोबाइल। उसने अपने कानों में एयरफोन को लगाकर वह गाना सुनती है और उसी भजन को दोहरा देती है। सिया की आवाज इतनी मीठी और मधुर थी कि वह गाना गाते हुए काफी अच्छी लग रही थी। बची हुई कसर वहाँ आसपास बैठे तबले और सितार वादकों ने पूरी कर दी। दादी तो सिया के भजन में खो ही जाती हैं।
आरती से पूरा मंदिर गूंज उठता है। राजकुमार रणविजय, जिन्हें पूजा पाठ से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिया की मधुर आवाज उनके कानों को भी मोहित कर रही थी। सिया ने अपने चेहरे को ढक रखा था, उसकी केवल आंखें ही दिखाई दे रही थी और वह भी इतनी खूबसूरत और गहरी थी। राजकुमार रणविजय उसके चेहरे को देखने के लिए उतावले होने लगे थे। वह मन में काफी उत्सुक थे कि आखिर यह है कौन। इतना मधुर भजन उन्होंने आज तक नहीं सुना था। दादी के कहने पर वह मंदिर हमेशा आते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले आरती में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर देख रहे थे कि किसी तरह इस लड़की का चेहरा दिख जाए, लेकिन सिया दूसरी तरफ मुंह कर बैठी थी। राजकुमार रणविजय को उसका केवल दुपट्टा ही दिख रहा था। कुछ देर में आरती खत्म हो जाती है। अब यहाँ गीता के श्लोकों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। बेचारी दादी, जिन्हें ऐसा लग रहा था सिया पंडित जी की बेटी है और उसे सब पढ़ना आता होगा, वह सिया से कहती है, हाँ बेटी, आज तुम्हारी मधुर आवाज में हमने इतना खूबसूरत और मनमोहक भजन सुना। अब मैं चाहती हूँ गीता के श्लोक भी तुम्हारी सुरीली आवाज में सुने। सिया बेचारी, जिसने बड़ी मुश्किलों से भजन गाया था, अब गीता के श्लोकों को कैसे पढ़ पाती। वह धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सैनिकों पर पड़ती है जो उसकी तलाश में मंदिर के अंदर आ चुके थे। लेकिन राजकुमार रणविजय के हुक्म के अनुसार उन लोगों को अंदर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह मंदिर के बाहर ही पहरा दे रहे थे और सिया की तलाश कर रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि मंदिर के अंदर सिया के जाने की हिम्मत होगी। अब तो सिया भी समझ चुकी थी कि वह अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए अच्छा होगा कि वह यहाँ मंदिर के अंदर ही रहे। इसलिए वह भी दादी की बातों को सुनकर गीता के श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करने लगती है। वह गीता के श्लोकों को काफी आसानी से पढ़ लेती है, लेकिन उनके मतलब उसे नहीं पता थे। इसमें भी उसकी मदद उसका मोबाइल और ईयरफोन करते हैं। वह जिस भी श्लोक को पढ़ती, उसका मतलब उसे उसके ईयरफोन में मिल जाता। वह उसी मतलब को दोहरा देती। यह सुनकर दादी बड़ी खुश होती हैं कि सिया को पूजा पाठ में कितनी रुचि है कि वह सभी श्लोक, आरती सभी में निपुण है। दादी सिया से काफी इम्प्रेस होती हैं। भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने में लगभग रात के 11 बज जाते हैं। इतनी देर तक जो सैनिक सिया की खोज कर रहे थे, वह लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में वहां पंडित जी भी आ जाते हैं। वह सिया से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस पूजा पाठ को संभाल लिया। पीछे से दादी भी आ जाती हैं। वह सिया से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। चैप्टर 38। मंदिर में भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने के बाद सिया वहां से निकलने के लिए तैयार होती है। पीछे से दादी उसे रोक लेती हैं और खुश होते हुए उसे प्रसाद और कुछ पैसे देने लगती हैं और सिया से कहती हैं, मुझे तुम्हारे स्वर में भजन कीर्तन सुनकर मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा मानो माँ सरस्वती स्वयं अपने कंठ से भजन गा रही हैं। बेटी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ अपने पोते राजकुमार रणविजय के लिए प्रार्थना करने आई थी। उसकी ग्रह दशा कुछ अच्छी नहीं थी। कितना अच्छा होता अगर उसे तुम्हारी जैसी संस्कारी और प्यारी लड़की से विवाह हो जाता। तुम क्या करती हो और कौन हो तुम? तुम पंडित जी की बेटी हो। तुम्हारा स्वर इतना सुंदर है तो तुम्हारा रूप कितना सुंदर होगा। सिया ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था। पता नहीं कौन है तुम्हारे माता पिता, वो तो बहुत ही धन्य होंगे तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। आज के जमाने में इतना अच्छा भक्ति भरा हृदय किसका होता है। फिर एकाएक दादी अपनी बातों को विचार करते हुए कहती हैं, अच्छा, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? मैं काफी उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि तुम कैसी दिखती हो और तुम्हारा नाम क्या है। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? दादी की बातें सुनकर सिया कुछ देर सोच में पड़ जाती है और फिर मुस्कुराकर प्रसाद लेते हुए दादी को अपना चेहरा दिखाती है। वह पैसों को हाथ भी नहीं लगाती और दादी से कहती है, दादी, मैंने इस मंदिर में भजन कीर्तन किया, आपके साथ समय व्यतीत किया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इस प्रसाद को ले लेती हूँ। सिया का चेहरा देखते ही दादी खुशी से फूले नहीं समाती और सिया को देखकर पहचान जाती है और सिया से कहती हैं, तुमसे इस तरह से मुलाकात होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने जिस तरह से अपने चेहरे को ढक रखा था, मुझे तो पहले ही आभास हो रहा था शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पर यह बूढ़ा शरीर, यह बूढ़ा दिमाग ज़्यादा बातों को अपने दिमाग में सहेज कर नहीं रख पाता। तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई सिया। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। दादी खुश होते हुए पंडित जी से पूछती हैं, क्या यह आपकी पुत्री है? बेचारे पंडित जी
हकलाते हुए कहते हैं, नहीं, यह हमारी पुत्री नहीं है, लेकिन पास के गांव में रहती है। पूजा पाठ करने के लिए कभी कभार मंदिर आ जाती है। मैं बस इतना ही इसके बारे में जानता हूँ। फिर वह सिया को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद दादी सिया से पूछती हैं, सिया, मैं तुम्हारे मुँह से दोबारा कभी भजन कीर्तन सुनना चाहूँगी। सिया भी मुस्कुराकर दादी को हाँ में जवाब देती है और कहती है, मौका मिला तो मैं आपको दोबारा भजन जरूर सुनाऊंगी दादी। इतना कहकर वो दादी से जाने की इजाज़त मांगती है। दादी भी उसे जाने की इजाज़त दे देती हैं। वापस जाते समय सिया की टक्कर राजकुमार रणविजय से होती है। सिया तुरंत ही अपने नकाब को सही करते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगती है। राजकुमार रणविजय भी सिया के चेहरे को देखकर काफ़ी उत्सुक होते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, देख कर चलो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। वैसे तुम काफ़ी अच्छा भजन गाती हो, तुम्हारा स्वर काफ़ी अच्छा है। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम लोग कभी मिले हैं? सिया हिचकिचाते हुए उनसे कहती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। आप तो एक राजकुमार है, आप क्यों ही किसी राह चलती लड़की को जानते होंगे। मैंने आपसे कभी भी मुलाकात नहीं की। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे कारण आपको चोट लग गई। और अपनी आंखें छुपाते हुए जाने की कोशिश करती है। राजकुमार रणविजय भी उसे वहाँ से जाने देते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा है। यह हमेशा अपने चेहरे को ढककर क्यों रखती है। इन्हीं सोच विचारों के बाद राजकुमार रणविजय वहाँ से चले जाते हैं। मंदिर के बाहर आकर सिया चैन की सांस लेती है और कहती है, आज तो बाल बाल बची। अगर मोबाइल नहीं होता तो मैं पक्का पकड़ी जाती। अब तक काफी रात हो चुकी थी। जंगल के बीचों बीच यह मंदिर होने के कारण आसपास से जानवरों की काफी आवाजें आ रही थी। सिया को मन ही मन बहुत डर लग रहा था। वह बेचारी मन में सोचती है, मैं अकेले यहाँ से कैसे जाऊंगी। बस फिर क्या था, राम जी का नाम लेते हुए वह आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एकाएक उसके पीछे से कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह डर के मारे चीख पड़ती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, यह तो राजकुमार रणविजय थे। उन्हें अपने पीछे देखकर वह डर से थर-थर कांपने लगती है। फिर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने दुपट्टे को चेक करती है, कहीं उसका नकाब हट तो नहीं गया। नकाब अब तक उसके चेहरे पर था। वह मन ही मन सोचती है, कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मैं उनसे टकराई थी, उस समय मेरा चेहरा हल्का सा खुल गया था। कहीं उन्होंने उस समय मुझे देख तो नहीं लिया था। भगवान, अब तुम ही कोई कृपा करो। तभी सिया को डरते थर-थर कांपते हुए देखकर और अपने विचारों में खोया हुआ देख राजकुमार रणविजय उससे कहते हैं, तुम इतना डर क्यों रही हो? देखो, तुम्हारे चेहरे से पसीना टप टप बह रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी ने मुझे भेजा है तुम्हें सब कुशल तुम्हारे घर तक पहुँचाने के लिए। चलो, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। बहुत रात हो चुकी है। रास्ते में जंगली जानवरों और लुटेरों का डर है। दादी को तुम्हारी चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। सिया बेचारी लंबी सांस लेते हुए खुद से ही कहती है, अच्छा तो इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो खामखा डर गई थी कि आज मैं गई काम से। फिर वह हिचकी खाते हुए राजकुमार रणविजय से कहती है, नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेली घर चले जाऊंगी। राजकुमार रणविजय सिया को डरा हुआ और पसीने से लथपथ चेहरा देखकर अपनी बहू को ऊपर करते हुए गंभीर आवाज में सिया से कहते हैं, वह तो तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम अकेले जाने में कितनी सक्षम हो। वैसे चिंता न करो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन दादी की बात का मान रखते हुए मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। सिया राजकुमार रणविजय से कहती है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। राजकुमार रणविजय कहते हैं, एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सिया उनके ही साथ चलने लगती है। राजकुमार रणविजय खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, मैंने तो दादी से पहले ही कहा था, इस लड़की के लिए मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है। इसे तो हमारा सैनिक भी छोड़ देता, लेकिन वह थी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। चैप्टर 39। अब सिया कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसे भी अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए वह ज्यादा जिद न करते हुए उनके साथ आगे बढ़ने लगी। तभी वह सुनती है राजकुमार रणविजय अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे, क्या जरूरत थी दादी को मुझे इसके साथ भेजने की। हमारे सैनिक भी तो इसे छोड़ सकते थे, खामखा मुझे इसके पीछे भेज दिया। सिया उनके इस बड़बड़ाहट को सुन लेती है और अपने मन ही मन कहती है, यह राजकुमार रणविजय कितना घमंडी है और एरोगेंट है। अगर मेरे साथ 21वीं सेंचुरी में होता तब मैं इसे अच्छे से बताती, सिया क्या चीज है। इस जैसे लड़के तो रोज मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझसे मिलकर खुश वो इतना खुशकिस्मत महसूस करते हैं। अरे अगर यह राजकुमार है तो मैं भी 21वीं सेंचुरी की सेलिब्रिटी हूँ। इसे क्या पता मेरे 30 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर मैं इस टाइम पर फंसी ना होती तो इसे बताती।
पर अभी तो मेरी मजबूरी है इसे बर्दाश्त करना। कहीं यह मुझे पहचान ना ले, क्योंकि यह इसका टाइम है तो घमंड तो करेगा ही। सिया अपने आप में बड़बड़ाते हुए मन कसोट कर बैठी हुई थी। राजकुमार रणविजय सिया को पालकी की ओर ले जा रहे थे ताकि वह उसे बैठाकर आगे उसके गांव तक छोड़ दे। पालकी के पास पहुंचकर राजकुमार रणविजय सिया को पालकी में बैठने के लिए कहते हैं। सिया पालकी में जैसे ही बैठने वाली थी तभी वह देखती है पालकी में काफी सारा आलता गिरा हुआ है। यह वही आलता है जो पूजा के लिए लेकर जाया जा रहा था और रास्ते में ही गिर गया था। इससे पालकी पूरी तरह से खराब हो गई थी। वह रणविजय से कहती है, राजकुमार मैं इस पालकी में नहीं बैठ सकती, इसमें आलता गिरा हुआ है, इससे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। यह लाल रंग का है, दिखने में काफी अजीब लगेगा। रणविजय अपनी कठोर आवाज में कहते हैं, ज्यादा नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा आलता ही तो है, बैठ जाओ। वैसे भी इतने सस्ते कपड़े हैं, थोड़ी खराब भी हो जाए तो क्या हुआ, तुम लोगों को तो इसकी आदत होगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, अपने लिए नए और अच्छे कपड़े खरीद लेना। उनकी आवाज में इतना घमंड और कठोरता भरी थी कि अब तो सिया को गुस्सा आने लगा था। वह उनसे गुस्सा होते हुए कहती है, माफ कीजिएगा राजकुमार, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठ सकती। मेरे कपड़े सस्ते ही सही, लेकिन मेरे मान सम्मान के लिए काफी आवश्यक है। वैसे भी मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मुझे मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ दीजिए। आप स्वयं आए थे अपनी दादी के कहने पर, इसलिए मुझे तो यह घमंड मत दिखाइए। मैं गरीब ही सही, लेकिन मेरे अंदर भी मान सम्मान है, मेरी भी एक गरिमा है। मैं उस गरिमा का अपमान किसी को करने नहीं दूंगी, चाहे वह कोई एक राजकुमार भी क्यों ना हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो यही लगता है आपने जानबूझकर आलते को इस पालकी में फेंका है ताकि आपको मुझे छोड़ना ना पड़े। तो मैं आपको आपकी जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ, आप मुझे छोड़ने मत जाइए। अगर आपकी दादी आपसे कुछ भी कहेंगे तो आप उनसे मेरा नाम ले लेना और कहना कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी मजबूरी में किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता, और रही बात मेरी, तो मैं अकेले जाने में सामर्थ्य हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है। राजकुमार रणविजय को भी अपनी भूल का एहसास होता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्त्री अपनी गरिमा पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वह सिया को रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि साल्तों को जानबूझकर मैंने फैलाया है? सिया बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती है, हाँ, आपका व्यवहार देखकर तो ऐसा ही लगता है। राजकुमार रणविजय सिया से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को और ज्यादा फैलाओ। अगर मैं जाने के लिए मना करता तो कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता कि मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए विवश कर दे। तो मुझे इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे मैंने दादी को वचन दिया है और अपने वचन की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। चलो मैं तुम्हें अपने साथ घोड़े पर ले चलता हूँ। लेकिन सिया जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह उनसे कहती है, नहीं धन्यवाद, मैं खुद चली जाऊंगी, और आगे बढ़ने लगती है। राजकुमार रणविजय पीछे से सिया का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जोर से घुमाते हुए अपनी बाहों में कमर से पकड़ लेते हैं। सिया का हाथ पीछे की तरफ था, वह खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। राजकुमार रणविजय उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए थे। राजकुमार रणविजय के अचानक ऐसे कृत्य से वह काफी आश्चर्यचकित थी। वह राजकुमार रणविजय से कुछ कह पाती इससे पहले ही वह कह देते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी आम सी लड़की मुझे अपने इशारों पर नचाएगी? मैंने अपनी दादी को वचन ना दिया होता तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी तुम्हारे साथ ऐसे ही जबरदस्ती करने की। आज तक मुझसे ऐसी बातें किसी ने नहीं की। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने इतनी हिम्मत की है। यह सब शायद दादी की छत्र छाया के कारण है। वैसे मुझे अपना वचन निभाना है। चुपचाप चलो मेरे साथ घोड़े पर। और उसे कंधे से उठाकर घोड़े पर बिठा देते हैं। सिया झटपटाती रहती है। राजकुमार, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, नीचे उतारिए मुझे। लेकिन रणविजय थे कि किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। सुनते भी क्यों, वह एक राजकुमार है। उनका गुरूर तो 7वें आसमान पर था। सिया को घोड़े पर बिठाने के बाद वह खुद भी घोड़े पर बैठ जाते हैं। सिया घोड़े के आगे थी और वह पीछे अपने हाथों से लगाम लगाए हुए घोड़े को चाबुक मारते हैं। घोड़ा हवा से बातें करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद सिया और राजकुमार रणविजय दोनों ही काफी शांत थे। दोनों अपने अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। सिया तो मन ही मन उन्हें गालियां दे रही थी और कह रही थी, बड़ा आया राजकुमार, स्त्रियों का सम्मान तो करना जानता नहीं और खुद को राजकुमार कहता है। पता नहीं यहाँ किस सदी में आ गई मैं। यहाँ तो हर जगह कोई ना कोई परेशानी ही है। इस तरीके के नमूने से हम औरतें हमेशा परेशान रहती हैं, चाहे 16वीं सदी हो चाहे 21वीं सदी। मर्दों का तो कुछ नहीं हो सकता।
सिया अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक राजकुमार रणविजय का घोड़ा आगे चलने से मना कर देता है। रणविजय उसे जितना आगे बढ़ने के लिए चाबुक मारते हैं, घोड़ा उतना ही हिनहिनाने लगता है। राजकुमार रणविजय सिया को नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वह बेचारी कभी घोड़े पर बैठी ही नहीं थी, तो उसे घोड़े पर चढ़ना या उतरना कैसे आएगा। रणविजय उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और घोड़े से नीचे उतरना भी नहीं आता। लड़कियों से तो कुछ भी नहीं होता, हर बात पर नाजुक कलियां बनकर बैठ जाती हैं, इसलिए मुझे लड़कियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उनके नखरे उठाना कितना मुश्किल है। और वह सिया का हाथ देकर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं।